तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय चाइल्डहुड के बारे में। अरे ना बाबा ना, मैं तुम्हें अपने चाइल्डहुड के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इनके चाइल्डहुड के बारे में। जी हाँ, अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो चलो चैप्टर का शुरू करते हैं। भाई देखो, ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये एक नोवेल के बुक यानी कि विंग्स ऑफ फायर एक नोवेल का बुक है, उससे ये चैप्टर तुम्हारा लिया गया है। ठीक है, तो जिंदगी में तुम्हें कभी भी फुर्सत मिले ना, तो भाई ये नोवेल जरूर पढ़ना, ये विंग्स ऑफ फायर नोवेल जरूर पढ़ना। ठीक है, ये अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ना भाई मैं तुम्हें कुछ नाम बता देता हूँ जो कि तुम याद कर लो, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो हमारा APJ अब्दुल कलाम का नाम है। ठीक है, उसके बाद उनके पिता का नाम है जैन उलाब्दीन। ठीक है, फिर उनकी माता का नाम आता है आशिमा, और फिर उनके एक ब्रदर इन लॉ भी है जिनका नाम है जुल्लाउद्दीन। ठीक है, और फिर आते हैं उनके दोस्त। उनके पहले दोस्त का नाम है रामानाथा शास्त्री, जिनके पिता का नाम है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और फिर उनके दूसरे दोस्त का नाम है अरविंदन, और फिर तीसरे दोस्त का नाम है शिव प्रकाशन। ठीक है, और एक उनके साइंस के टीचर है जिनका नाम है सुब्रमण्या अय्यर। ठीक है, तो ये कुछ नाम से जो कि तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हो तुम पढ़ रहे हो। तो चलो यार अब हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, तमिल के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम गांव में, जो कि एरस्ट वाइल मद्रास स्टेट में है। ठीक है, यानी कि पुराने मद्रास स्टेट में रामेश्वरम नाम का एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था तमिल फैमिली में। ठीक है, और उनके पिता का नाम मैंने तुम्हें बता ही दिया है, जैन उलाब्दीन, जो कि ना ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही उनके पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, और उनकी माता का नाम भी मैंने तुम्हें बता ही दिया है, जिनका नाम है आशिमा। ठीक है, तो यार देखो, वो बताते हैं ना कि उनके पिता जो है ना, वो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही उनके पास ज्यादा पैसा है। और फिर अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि उनकी जो माता है ना, वो तो घर के खाना बनाती ही बनाती थी, लेकिन आसपास के जो लोग थे उनको भी वो बहुत ही खाना परोसती थी और खाना खिलाती थी। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे आज तक पता नहीं कि मेरी माता ने कितनी संख्याओं में गरीबों को और बाकी लोगों को खाना खिला दिया है। ठीक है, फिर अब्दुल कलाम बताते हैं कि आम बच्चों की तरह ही वो भी अपने लंबे माता पिता और खूबसूरत माता पिता से जन्मे हैं, और वो अपने छोटे से घर में रहते हैं जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था चूनों से और ईंटों से। जो गांव में जो घर होते हैं ना भाई, जिसमें घर बनाया जाता है ईंटों का और उस पर चूना लपेट दिया जाता है, यानी कि चूना से पॉलिश कर दिया जाता है पेंट के जगह पे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में चूने को तुम लोग लाइमस्टोन कहते हो। ठीक है, तो उससे ही बनाया गया था, जो कि 19th सेंचुरी का यानी कि बहुत ही पुराने जमाने का घर था, जो कि मस्जिद मोहल्ले में था। उनके मोहल्ले का नाम मस्जिद मोहल्ला था। ठीक है, और उनके जो पिता थे ना भाई, वो बहुत ही अमीरों वाले शौक नहीं रखते थे कि मुझे ये करना मुझे वो करना है। वो जितने भी नेसेसरी चीज थे, जो भी यानी कि खाना कपड़ा लत्ता जो भी होता है, वो अब्दुल कलाम को मिल जाता था, उनके पिता उनको प्रोवाइड कर देते थे, और उनका जीवन एकदम सही ढंग से चल रहा था। और फिर अब्दुल कलाम बताते हैं कि जो उनका जो भविष्य है ना, वो एक सिक्योर परिवार के हाथ में था, यानी कि एक बहुत ही अच्छे परिवार के हाथ में था। और फिर भाई 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तब मैं सिर्फ 8 साल का था, और मुझे पता नहीं चला भाई कि जो इमली के बीज होते हैं ना, इमली के जो बीज होते हैं, उनका दाम अचानक से इतना कैसे बढ़ गया, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे आज तक वो समझ में नहीं आता। वो ये बता रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मैं इमली के बीज को इकट्ठा करता था और फिर जाके लोकल मार्केट में जाके बेच देता था, और जब वो लोकल मार्केट में बेचते थे तो उन्हें 1 आना मिलता था। 1 आना समझ रहे हो भाई, यानी कि वो बहुत ही पहले चलता था। 1 आना से मुझे याद आया यार, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि जब वो बचपन में छोटे थे ना, तो वो 1 रुपए में पूरा मेला घूम के चले आते थे, और फिर भी उनका पैसा बच जाता था। समझ रहे हो तुम? और अब देख लो भाई, 500 रुपए कब खर्च हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता यार। और माँ बाप कितने देते हैं पॉकेट खर्चे? 50 रुपए भाई, मुझे तो 85 रुपए मिलते हैं, तुम्हारा पता नहीं। और तुम्हें बताना है तो नीचे कमेंट में बताओ यार, तुम्हें कितने पॉकेट खर्चे मिलते हैं। खैर चलो वापस आते हैं। तो उन्हें 1 आना मिलता है। 1 आना मतलब यार 1 रुपए का 16वां भाग, यानी कि 1 रुपए को जब 16 भाग में तुम बांटोगे ना, तो वो 1 आना होता है। जैसे कि 2 भाग में बांटते हो तो तुम उसे 50 पैसा कहते हो, जिसे हम लोग कहते हैं 8 आना। और जब 1 रुपए को 4 भाग में बांटते हैं तो उसे कहते हो तुम लोग 25 पैसा, जिसे हम लोग चरन्नी कहते हैं गांव के भाषा में। ठीक है, तो चलो उन्हें 1 आना मिलता था इमली के बीज बेचने पे। और फिर वो बताते हैं कि जो उनके ब्रदर इन लॉ है, जिनका नाम जलाउद्दीन है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टोरी सुनाते थे हमारे अब्दुल कलाम को। ठीक है, और भाई फिर बाद में जाकर अब्दुल कलाम दिनमनी नाम के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में वो सारी चीजें पढ़ते थे जो भी उनके ब्रदर इन लॉ ने बताया होता है। ठीक है,
और फिर वो सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में बताते हैं कि जो उनका इलाका है ना वो बहुत ही कोने में आता है, एकम इकाई में आता है, इसलिए उनका सेकंड वर्ल्ड वार पे उनके मोहल्ले का, उनके इलाके का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ सेकंड वर्ल्ड वार में, ठीक है। और फिर कुछ समय बीत जाने के बाद इंडिया को जब बाकी देशों के लिए लड़ना जाना था, यानी कि जब इंडिया के सैनिक है वो दूसरे देशों के हेल्प में, यानी कि दूसरे देश के सपोर्ट में जब लड़ने जा रहे थे, तब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था वहां पर उनके इलाके में, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था जिससे कुछ दिक्कतें आने लगी थी। और भाई सबसे पहले तो उनको दिक्कत आई थी रामेश्वरम स्टेशन पे, ठीक है। जो उनके चचेरे भाई है ना भाई, वो उसमें ना उस स्टेशन में, उस ट्रेन में, रामेश्वरम स्टेशन पे जो भी ट्रेन गुजरती थी उसमें न्यूज़पेपर बेचा करते थे। तो जो भी जब दिक्कत आई ना तो उन्हें न्यूज़पेपर फेंकना पड़ा। तो जब न्यूज़पेपर फेंक रहे थे उनके चचेरे भाई, तो अब्दुल कलाम जाकर उस न्यूज़पेपर को इकट्ठा किया, जो भी रोड पे बिखरे हुए थे तो उनको इकट्ठा किया और फिर उनके चचेरे भाई ने उन्हें कुछ पैसे दिए, उनके पहली इनकम दी। और वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी गर्व होता है अपने उस पहले इनकम पे। भाई जो पहला इनकम होता है ना भाई, वो मतलब कुछ भी कर दो तुम भूल नहीं पाओगे तुम अपने पहले इनकम को। तो अब्दुल कलाम वही बता रहे हैं कि मुझे आज भी गर्व होता है कि जब मैंने पहला इनकम कमाया था तो मुझे कितनी खुशी मिली थी, मैं कितना खुश था, मतलब वो चीज उनको सुकून मिलता है एक अंदर से। और फिर अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके पिता से उन्हें ऑनेस्टी मिली है और सेल्फ डिसिप्लिन मिला है, और उनकी माँ से गुडनेस मिला है और काइंडनेस मिला है। ये सब चीजें उन्हें विरासत में मिली है, एक तरह से तुम समझ लो। और भाई अब ना अब्दुल कलाम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने तीनों दोस्तों को, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया उनके तीनों दोस्तों का नाम क्या है। पहले दोस्त का मैंने तुम्हें नाम बताया था रामानाथा शास्त्री, दूसरे का नाम था अरविंदन और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन, ठीक है। तो वो तीनों दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तीनों दोस्त है ना, उनके जितने भी तीनों दोस्त हैं ये शुद्ध ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो अब्दुल कलाम है ना, ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी यार ये तीनों साथ में रहते हैं, इनके बीच में वो मेंटेलिटी नहीं है, जाति वाती वाला मेंटेलिटी नहीं है कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, ये वाली मेंटेलिटी नहीं है। और वो तीनों साथ में ही रहते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। और फिर वो बताते हैं कि रामानाथा शास्त्री जो है ना, वो पक्षी लक्ष्मी शास्त्री के बेटे हैं, जो कि शुद्ध ब्राह्मण, यानी कि ऊपर हाई क्लास वाले ब्राह्मण जो होते हैं ना, उनसे बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फिर उनके जो दोस्त हैं रामानाथा शास्त्री, वो आगे चलकर एक ब्राह्मण, यानी कि टेम्पल में ही, जो रामेश्वरम का टेम्पल है उसी में ही ब्राह्मण बन गए। और फिर वो बताते हैं कि जो उनके दूसरे दोस्त हैं अरविंदन, वो ट्रांसपोर्ट का अपना धंधा शुरू कर लेते हैं, यानी कि जो भी पिलग्रिम्स आते हैं उन्हें विजिट करवाते हैं कि हाँ ये सब लोकेशन बताते हैं कि ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, मतलब कि घुमाते हैं। पिलग्रिम्स मतलब यार जो भी यात्री करने आते हैं ना वहां पर उनके इलाके में, उन्हें बताते हैं। तो उनका ट्रांसपोर्ट का धंधा चल रहा था। और जो उनके तीसरे दोस्त हैं शिव प्रकाशन, वो कंडक्टर बन गए थे साउथर्न रेलवेज में, ठीक है। तो ये थी इनके दोस्तों की कहानी। और अब अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब भी सीताराम, यानी कि सीताराम का जो उत्सव आता है ना, जब भगवान का उत्सव आता है, तब उनकी जो फैमिली है ना एक बोट अरेंज करती है, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म से बोट अरेंज करती है भगवान को ले जाने के लिए टेम्पल साइड से, ठीक है, जो कि सेचुरेटेड है एक पॉन्ड के अंदर में, जिस पॉन्ड का, यानी कि उस पॉन्ड का नाम है रामतीर्थ। वहां पर उस मैरिज साइट से भगवान को ले जाने के लिए एक स्पेशल बोट अरेंज करते हैं वो लोग, ठीक है। और वो जो पॉन्ड है ना रामतीर्थ, वो उनके घर से कुछ ही दूर पर है। और फिर वो बताते हैं कि जब ये सब चीजें हो जाती थी तो जो उनकी दादी माँ थी और जो उनकी मम्मी और दादी माँ थी ना, वो रामायण और प्रॉफिट सुनाती थी, यानी कि रामायण और जो मुस्लिमों का होता है ना पैगंबर, वो उनकी दादी माँ सुनाती थी, उनकी कथाएं सुनाती थी उनको शाम में। और अब वो बताते हैं कि जब वो 5th क्लास में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जब वो 5th क्लास में थे ना, तब यार एक नया टीचर आता है उनके क्लास में। और जो हमारे अब्दुल कलाम है ना भाई, ये कैप पहनते थे जो कि मुस्लिम का पहचान नहीं है, ठीक है। और उनके जितने भी दोस्त हैं वो हिंदू के पहचान का कपड़ा सब क्लॉथ सब पहनते थे। और जो हमारे अब्दुल कलाम है ना भाई, वो फर्स्ट बेंचर थे, यानी कि वो फर्स्ट रो में बैठते थे अपने तीनों दोस्तों के साथ। तो जब नया टीचर इंटर करता है ना, तो वो उससे भाई एक बात समझ में नहीं आती। वो कहता है एक मुस्लिम लौंडा इन तीनों ब्राह्मण के बीच में कैसे बैठा हुआ है। वो अब्दुल कलाम को उठाते हैं और कहते हैं तुम जाकर पीछे बैठ जाओ। और फिर अब्दुल कलाम जाके पीछे बैठते हैं। जब वो पीछे जा रहे होते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही दुख लगता है, वो उन्हें बहुत ही दुख होते हैं कि मुझे उठाकर पीछे कर दिया। और उससे भी ज्यादा दुख उनके तीनों दोस्तों को होता है, और सबसे ज्यादा तो रामानाथा शास्त्री को होता है भाई। और जब स्कूल खत्म हो जाती है तो वो घर पर आते हैं और अपने अपने पेरेंट्स को बताते हैं, अपने अपने माँ बाप को बताते हैं कि हमारे साथ आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, मुझे उठाकर पीछे बैठा दिया गया, वो सब चीजें बताते हैं। तो जब अगले दिन स्कूल जब जाते हैं ना,
तो जो रामानाथा शास्त्री के पिताजी होते हैं ना, लक्ष्मण शास्त्री, वो उस टीचर को बुलाते हैं, वो नए टीचर को बुलाते हैं और उन सबके सामने में ही उस टीचर को डांटते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ये माइंडसेट भर रहे हो, इन जातिवादी का माइंडसेट इन सबके बीच में भर रहे हो, इन सबके दिमाग में क्या भर रहे हो तुम, हैं? तुम्हें अकल वकल है कि नहीं है? ये इनोसेंट बच्चों के माइंड में तुम ये सब चीजें भर रहे हो, जातिवादी का भेदभाव भर रहे हो तुम, हैं? और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए और तुम माफी नहीं मांग सकते हो तो ये स्कूल छोड़ दो, ये इलाका छोड़ दो, ये आइलैंड छोड़ दो, यहां से चले जाओ तुम। तो भाई टीचर को रियली में रियलाइज होता है कि हाँ उन्होंने गलती की है, तो वो उनसे माफी मांगते हैं और फिर वो सुधर जाते हैं। ठीक है, यानी कि मैं तुम्हें अगर ओवरऑल बताऊं तो जो रामेश्वरम सोसाइटी है ना भाई, वो इन सब चीजों को नहीं मानता था, जातिवादी भेदभाव को नहीं मानते थे। वहां पे ब्राह्मण मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे, समझे, और बच्चों को भी ये नहीं सिखाना चाहते थे। तो यार अब बात आती है उनके साइंस टीचर की, जिनका नाम मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, शिवा सुब्रमण्या अय्यर है। ठीक है यार, देखो वो ना एक शुद्ध ब्राह्मण फैमिली से, यानी कि ऊंची वर्ग के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी जो पत्नी है ना भाई, उन सभी बड़े ब्राह्मण है। यानी कि उनकी जो पत्नी है ना भाई, वो एक तरह की कट्टर विरोधी है, कट्टर दुश्मन है मुस्लिम लोगों की, यानी कि वो जातिवादी में थोड़ा सा भेदभाव रखती है। और उनकी जो टीचर है ना भाई, शिवा सुब्रमण्या अय्यर, वो अपनी पत्नी का माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और फिर वो बताते हैं कि जो उनके साइंस टीचर है ना भाई, वो हमेशा उनसे एक चीज कहते थे कि कमल, मैं चाहता हूं कि तुम डेवलप करो, तुम बहुत ही आगे तक जाओ, तुम इतना आगे तक जाओ ना, तुम बहुत अच्छे से पढ़ो, हाईली एजुकेटेड हो, यानी कि तुम्हारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, उनके बीच में उठना बैठना तुम्हारा बन जाए, तुम इतना पढ़ लो। वो हमेशा ऐसा कहते थे अब्दुल कलाम जी से। ठीक है, और भाई एक दिन ना उनके जो साइंस टीचर होते हैं ना, वो इनवाइट करते हैं अब्दुल कलाम जी को खाना खाने के लिए अपने घर पर, और ये बात उनकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं एक मुस्लिम लौंडे को तुम बुलाओगे अपने घर में, यानी कि एक मुस्लिम इंसान को अपने घर में बुलाओगे, अपने किचन में खिलाओगे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी वो इन्वाइट करते हैं, और अब जब अब्दुल कलाम जी आते हैं तो वो बैठ जाते हैं नीचे, और जो उनकी जो पत्नी है वो साफ मना कर देती है कि मैं जाकर एक मुस्लिम इंसान को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि यार वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो ये नहीं करना चाह रही थी। लेकिन फिर भी जो उनके साइंस टीचर हैं वो जाते हैं और अब्दुल कलाम जी के साथ खुद बैठ जाते हैं और खुद परोसते भी हैं, उनके साथ खाते भी हैं, उनको खिलाते भी है। और उनकी जो पत्नी होती है ना, साइंस टीचर की जो उसकी पत्नी होती है, वो अब्दुल कलाम को ऑब्जर्व कर रही होती है, देख रही होती है कि वो कैसे खा रहा है, क्या कर रहा है। अब्दुल कलाम बताते हैं कि वो मन ही मन सोच रहे थे कि वो हम मुझे देख रही थी कि मैं कैसे खा रहा हूं, मैं कैसे पानी पी रहा हूं, मैं कैसे खाना खाने के बाद पत्तल को साफ कर रहा हूं, ये सब चीजें वो देख रही थी। और फिर जब वो खाना खा के जब जा रहे होते हैं तो उनके जो साइंस टीचर है शिवा सुब्रमण्या अय्यर, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इनका माइंडसेट बदलना है तो ये सब चीजें तुम्हें सहनी पड़ेगी। यानी कि जो भी उनके साथ एक्टिविटी हुआ था, भेदभाव वाला खेल, वो उसके लिए वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हें माइंडसेट चेंज करना है तो तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से वो उन्हें इनवाइट करते हैं नेक्स्ट वीक, कहते हैं कि तुम डिनर पर फिर से आओ, नेक्स्ट वीकेंड तुम मेरे डिनर पे फिर से आओ। और फिर जब अब्दुल कलाम नेक्स्ट वीक में आते हैं उनके डिनर पे खाना खाने के लिए, जब उनके घर पे आते हैं वापस से, तब वो देखते हैं कि एक बदलाव होता है उनकी पत्नी के बीच में। ठीक है, वो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है वो खुद अब्दुल कलाम के हाथ पकड़ के किचन में ले जाती है और किचन में ले जाके उन्हें खुद परोसती है और खुद खिलाती भी है। तो यार ये उनका माइंडसेट जो था ना, वो उन्होंने बदल दिया। तो अब्दुल कलाम बहुत ही खुश होते हैं। और फिर अब्दुल कलाम बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, वो खत्म हो चुका था, इंडिया आजादी मना रही थी और इंडिया खुद का एक अपना इंडियंस बनाने जा रही थी, यानी कि खुद एक स्वतंत्र देश बनने जा रही थी। और फिर वो अपने पिताजी के परमिशन से कहते हैं कि वो रामेश्वरम छोड़ दे और स्टडी के लिए रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाए। ठीक है, फिर उनके पिताजी कहते हैं, अब्दुल मैं जानता हूं कि तुम पढ़ना चाहते हो, तुम ग्रो करना चाहते हो, लेकिन क्या समुद्र की चिड़िया बिना सूरज और बिना घोंसला का उड़ना नहीं सीखती? यानी कि वो इनकार कर रहे हैं, अगर सही ढंग से देखा जाए तो वो इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, यहीं बैठ के यहीं से पढ़ लो। और जो उनकी माता जी होती है वो इस बात का समर्थन न करते हुए कहती है कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रंस, यानी कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे ही सिर्फ बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी कि वो जीवन को अपने तरीके से जीने की इच्छा के पुत्र व पुत्रियां हैं, यानी कि वो जीवन को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। ठीक है, वो ये बता रही हैं। और फिर वो कहती हैं, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स,
फॉर दे हैड देयर ओन थॉट्स। यानी कि वो कहते हैं कि ये तुम्हारे से तो आए हैं लेकिन तुम्हारे विचार से नहीं आए हैं। इनके पास अपना खुद का विचार है, अपने खुद के सोच है, ये अपने खुद के सोच और विचार से आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि सीधी भाषा में समझो तो अब्दुल कलाम के जो पिता है ना, वो कहते हैं कि नहीं बेटा तुम यहीं पे रह के पढ़ लो, लेकिन जो अब्दुल कलाम की माँ है वो अपने बेटे को आगे पढ़ाने के लिए, आगे जाने के लिए कह रही हैं। ठीक है, और यहीं पे तुम्हारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब यार मुझे पता है कि तुम्हें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। यार देखो, ये ना अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में बताया गया, तो ये सब इंटरेस्टिंग तो होगा नहीं। ठीक है, और रही बात विंग्स ऑफ फायर बुक की पढ़ने की भाई, तो अगर तुम्हें कभी टाइम मिलता है, अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ विचार लेने हैं, उसे थॉट्स लेने हैं, तो तुम वो पढ़ सकते हो विंग्स ऑफ फायर। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो। अगर भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर रहा हो भाई लोग, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और हाँ भाई, इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, चलो तो मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।